Hello everyone, I'm Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, गुढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है एयर प्रेशर एंड एयर सर्कुलेशन, वायु दाब तथा पवन संचार। आज हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे वायु दाब पर, एयर प्रेशर पर। एयर प्रेशर होता क्या है? धरातल पर या सागर तल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब कहा जाता है। साधारण शब्दों में हम कहेंगे कि वायुमंडल की जो समस्त परतें हैं उसका प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला जो भार है वही वायुदाब है। वायुमंडल की परतें तो हमें पता ही हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल ये सब आते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। सागर तल पर वायुदाब जो है वो 1013.25 मिलीबार होता है। सागर तल पर समान वायुदाब क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समदाब रेखाएं क्या होती हैं। तो समदाब रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्र को मिलाती हैं। वायुदाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है, अर्थात तापमान अधिक होने पर वायुदाब कम होता है और तापमान कम होने पर वायुदाब अधिक होता है। वायुदाब को नापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। वायुदाब के वितरण पर ऊंचाई, तापमान, वायु प्रवाह, पृथ्वी का घूर्णन, जलवाष्प आदि का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो ये सब कारक हैं जो वायुदाब के वितरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायुदाब की पेटियां, प्रेशर बेल्ट्स। धरातल पर वायुदाब भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कोई इसका नियमित वितरण नहीं होता है, कि ऐसा नहीं है कि वायुदाब जो है वो भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वायुदाब घटेगा या बढ़ता जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रूल नहीं है वायुदाब के लिए। वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति में केवल तापमान का ही हाथ नहीं होता, बल्कि और भी कई डायनामिक फैक्टर्स होते हैं जो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अब उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायुदाब की पेटियों को दो वृहद समूह में हम विभाजित करते हैं। पहला तापजन्य वायुदाब पेटी, थर्मल प्रेशर बेल्ट्स, और दूसरा डायनेमिक इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, जो अन्य किसी कारण से जो वायुदाब जिनसे होता है वो, ठीक है, जिसमें अन्य फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं वायुदाब के लिए। तापजन्य वायुदाब पेटियां जो हैं, इसमें भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी को सम्मिलित किया जाता है, और डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट जो है, गतिजन्य वायुदाब जो है, इसमें उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी को सम्मिलित किया जाता है। इसमें हम देख सकते हैं लैटिट्यूड वाइज जो वायुदाब की पेटियां दी गई हैं कि किस किस अक्षांश में कहाँ पर कौन सी वायुदाब की पेटी पाई जाती है और कहाँ पर कैसा प्रेशर होता है। ठीक है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, फिर उसके बाद में आती है हमारी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फिर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और लास्ट में पोलर हाई प्रेशर ध्रुवीय उच्च वायुदाब। इस डायग्राम में हम प्रेशर बेल्ट्स के साथ साथ विंड्स को भी देख सकते हैं कि ये जो चलने वाली हवाएं हैं उनके डायरेक्शंस और किस प्रेशर बेल्ट की ओर
जा रही हैं। सबसे पहले है ट्रेड विंड्स, यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में चलती हैं। फिर हैं वेस्टर्लीज, पछुआ हवाएं। फिर ध्रुवीय हवाएं। अब बात करते हैं सबसे पहले भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की। इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक मिलता है, परंतु यह स्थिति स्थायी नहीं होती है, क्योंकि सूर्य के ऋतुवत उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में खिसकाव व स्थानांतरण होता रहता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तथा वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, जिस कारण यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वह अत्यधिक गर्म होता है और हवाएं भी गर्म होकर ऊपर उठती हैं, जिससे यहाँ पर हमेशा जो है निम्न वायुदाब बना रहता है। इस क्षेत्र में धरातल पर हवाओं की गति कम होने के कारण शांत वातावरण रहता है। इसी कारण इस पेटी में डोलड्रम जो है वो जो कि एक शांत रीजन होता है, पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की। यह दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि इस भाग में शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर वर्ष भर तापमान उच्च रहता है। गर्मियों में तो ग्लोब का उच्चतम तापमान अंकित किया जाता है यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर क्योंकि तापमान पूरे वर्ष भर उच्च रहता है, यहाँ पर वायुदाब निम्न होना चाहिए, जैसा कि हमने पढ़ा है कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। बट यहाँ पर जो है वायुदाब जो है वो उच्च पाया जाता है। इस पेटी का वायुदाब उच्च दाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के अवतरण से संबंधित है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरकर बैठती है, जिस कारण इनका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक होता है। ठीक है, जैसे ही कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर उतरती है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हॉर्स लैटिट्यूड कौन से अक्षांशों को कहा जाता है या कौन से पेटी में पाए जाते हैं। इसको हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में घोड़े से भरा जलयान जब इस पेटी में पहुंचा तो वायु की शांति के कारण जलयान को आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही थी। अतः जलयान को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ा था, तभी से इसका नाम जो है अश्व अक्षांश पड़ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है। स्पष्ट है कि इस कम वायुदाब का तापमान से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों में वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है और जिस कारण गतिजन्य कम वायुदाब का आविर्भाव होता है। यद्यपि इस प्रक्रिया का प्रभाव सबसे अधिक विषुवत रेखा पर होना चाहिए, परंतु वहाँ पर तापमान इतना अधिक हो जाता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु के फैलने का कारक कमज़ोर पड़ जाता है तथा वह वहाँ पर निम्न वायुदाब हो जाता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे हवाओं के बारे में। हवाओं का वर्गीकरण। हवाओं को 3 भागों में बांटा गया है। प्रचलित पवन या स्थायी पवन, नंबर 2 मौसमी या मॉनसून पवन और तीसरी स्थानीय पवन।